डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले डीएलएड से जुड़ी कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों डीएलएड के चारों सेमेस्टर के जो प्रथम दो विषय होते हैं अर्थात पहला और दूसरा, ये हम लोगों के लिए बहुत ही कठिन होते हैं, ऐसा हमको लगता है। परंतु ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उन विषयों को पहले कभी पढ़े नहीं होते। पर पर उसके बाद जब हम पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं तो ये दोनों विषय हमको बहुत आसान लगने लगते हैं। और दोस्तों ये दोनों विषय भी जो होते हैं चारों सेमेस्टर के, ये 50-50 नंबर के होते हैं। तो इसलिए इन दोनों विषयों को अन्य विषयों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ता है। और ये दोनों विषय न केवल आपके लिए बोर्ड परीक्षा में उत्तरदायी होंगे बल्कि एक अध्यापक बनने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों हम इस चैनल के माध्यम से इन विषयों पर प्रतिदिन एक चैप्टर विस्तार रूप से पढ़ेंगे। एक और बात दोस्तों, समझने का कार्य सबसे ज़्यादा विज्ञान और गणित में किया जाता है, बाकी जितने भी विषय हैं उनको हमें याद ही करना पड़ता है। तो आइए पढ़ते हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का दूसरा विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का पहला चैप्टर। इस चैप्टर में बच्चों के शिक्षा से संबंधित कुछ धाराएं दी गई हैं, इनको जो है कि हम पढ़ेंगे और इन धाराओं को हमें याद करना पड़ेगा। दोस्तों इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हम इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा देखते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा प्रथम प्राथमिकता की वस्तु है। यही पहली सीढ़ी मानी जाती है, अर्थात इसे ही शिक्षा का नींव भी माना जाता है। हम ये सभी जानते हैं। और ये शिक्षा केवल विशेष वर्ग समुदाय के लिए नहीं है बल्कि इस देश के पूरे जनसंख्या के लिए होता है। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो प्रमुख जो है कि अनुच्छेद कौन कौन से हैं। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रतिबद्धताएं। भारतीय संविधान में ऐसी प्रमुख धाराएं एवं उपबंध हैं जिनकी प्रतिबद्धताएं शिक्षा से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई होती हैं। आइए जानते हैं पहला धारा क्या है जो शिक्षा संबंधित दिया गया है। 28(1) इस धारा के तहत राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी भी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्थात राज्य द्वारा, सरकार द्वारा पूरे राज्य में जितने भी विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय दिए गए हैं या किसी भी प्रकार का कोई विद्यालय है, उसमें किसी भी विशेष धर्म से जुड़ी कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी बच्चे को जो है कि धर्म संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी, यही ये धारा कह रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। धारा 29, आइए जानते हैं धारा 29 क्या कहता है। भारत के राज्य, क्षेत्र अथवा किसी भी भाग में रहने वाले निवासियों को अपने विशेष भाषा, लिपि बनाए रखने का अधिकार होगा। अर्थात कोई भी हो, भारत के किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य में रह रहा हो, वो अपने जो है कि किसी भी भाषा को प्रयोग कर सकता है। उसको कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो किसी भी भाषा को किसी भी प्रकार से रहना चाहे तो रह सकता है, किसी भी भाषा को अपना सकता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। धारा 29(2) राज्य द्वारा या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं में किसी नागरिक को उसके धर्म, जाति, भाषा या किसी के आधार पर प्रवेश देने से रोका नहीं जाएगा। अर्थात कहने का आशय ये है दोस्तों कि कोई भी जो है कि सहायता प्राप्त संस्था हो, किसी भी प्रकार का संस्था, उसमें किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे को उसके धर्म और जाति, वो चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, कोई भी भाषा बोले, किसी भी प्रकार से उसको जो है कि एडमिशन उस विद्यालय में लेना ही लेना है, उनको वो किसी भी प्रकार से नहीं रोक सकते। अगर वो एडमिशन लेने से रोक रहे हैं तो आप इस धारा 29 का प्रयोग कर सकते हैं और उनके विरुद्ध जो है कि जा सकते हैं। यही ये धारा कह रही है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। धारा 30, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान तथा प्रशासन का अधिकार होगा। अर्थात धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग, पहले जान लेते हैं अल्पसंख्यक वर्ग में कौन कौन से आते हैं दोस्तों। अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम आएगा, सिख आएगा, ईसाई आएंगे, पारसी आएंगे, बौद्ध आएंगे, जैन आएंगे। अल्पसंख्यक वर्गों में 6 जातियों को जो है कि शामिल किया गया है। इन लोगों को क्या होगा दोस्तों कि इनको अपनी रुचि के अनुसार अर्थात अपनी पसंद के अनुसार शिक्षा संस्थान जो है कि शिक्षा संस्थान में पढ़ सकते हैं, शिक्षा संस्थान जो है कि खोल सकते हैं और यह अपने प्रशासन का अधिकार होगा।
इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। धारा 45 बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है दोस्तों, इसको किसी भी तरह से याद कर लीजिएगा आप लोग। सभी राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष तक सभी बच्चों को जब तक कि वे 14 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त कर लेते हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। अर्थात संविधान लागू होने के बाद 10 वर्ष तक सभी राज्य, जितने भारत में जितने भी राज्य हैं, वो अपने अपने राज्य में संपूर्ण क्षेत्र में जो है कि सभी बच्चों को जब तक कि वो 14 वर्ष प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगी। और ये केवल संविधान लागू होने के 10 वर्ष तक का नियम था, परंतु ये आज भी चलता आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं। धारा 21 ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। परीक्षा में अक्सर धारा 45 और धारा 21 को ही पूछा जाता है। आइए जानते हैं धारा क्या है। 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में इसको जोड़ा गया। दोस्तों धारा को कहीं कहीं धारा क भी लिख देता है, धारा 1 भी लिख सकता है, धारा क भी लिख सकता है। आइए जानते हैं धारा क्या कहता है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। दोस्तों धारा कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं सभी को, जितने भी राज्य हैं, निःशुल्क बिना खर्च के, बिना फीस के जो है कि शिक्षा जो है कि प्रदान करेगा। आइए जानते हैं इसी क्रम में धारा 51 क या 51 या 51 1 क्या कहता है। सभी माता पिता अपने सभी बच्चों को स्थिति के अनुसार शिक्षा प्रदान करेंगे। अर्थात देश का कोई भी माता पिता हो अपने बच्चों को जो है कि अपने स्थिति के अनुसार शिक्षा जरूर देंगे। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है और माता पिता जो है कि उसको पढ़ाना नहीं चाहते हैं तो वो बच्चा चाहेगा तो धारा 51 का जो है कि उपयोग कर सकता है और उनके विरुद्ध जा सकता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बाल अधिकार। सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि आखिर बाल अधिकार क्यों लिया गया। तो दोस्तों इसके पीछे उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों हम आज भी देखते हैं कि हजारों की संख्या में बच्चों का अपहरण किया जाता है। बच्चे आज भी भिक्षा मांगते हुए सड़क पर दिख जाते हैं। बच्चे चाय की दुकानें, होटलों में काम करते हुए दिख जाते हैं। आज भी हमारे देश के लड़के लड़कियों के प्रति लोगों में दृष्टिकोण के अंतर पाया जाता है। वास्तव में दोस्तों बच्चे देश के भावी नागरिक होते हैं, इन्हीं के विकास पर देश का विकास निर्भर होता है। इसलिए बच्चे के विकास के लिए कुछ सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं। आइए जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर सन 1950 को यह सभी देशों को बताया कि बालक बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकार के लिए 20 नवंबर 1989 को घोषणा की कि बालक बालिकाओं के अधिकार के लिए कुछ प्रमुख शिक्षा संबंधित अधिकार दिए जाएंगे और भारत ने इसे जो है कि 11 दिसंबर 1992 ईस्वी को पंजीकृत किया। आइए कुछ बालकों के प्रमुख अधिकार के बारे में जानते हैं। पहला है 6 से 14 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चे को अपने पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने का अधिकार होगा। अर्थात कोई भी बच्चा हो वो 6 से 14 वर्ष के बीच का हो तो वो चाहे तो अपने पड़ोस में उसके जो भी विद्यालय है, जो भी स्कूल है, उसमें जाके वो अपना शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उसको किसी भी प्रकार से रोका नहीं जाएगा। दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा को पाने के लिए किसी तरह का शुल्क या खर्चा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम सभी जानते हैं कि प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का जो है कि शुल्क नहीं लिया जाता है। ये सभी जो है कि ये बाल अधिकार हैं। अगर किसी भी प्रकार का शुल्क लिया जाता है तो आप चाहेंगे तो अपने बाल अधिकार का जो है कि उपयोग कर सकते हैं। आइए इसी क्रम में अगला देखते हैं। यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में एडमिशन नहीं ले पा रहा है तो बाद में वह अपने आयु स्तर से एडमिशन ले सकेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर वह बच्चा 6 वर्ष की आयु में एडमिशन नहीं ले पाया तो उसके बाद चाहे वो 1 साल बाद, 2 साल बाद अगर वो एडमिशन लेना चाहता है तो अपने आयु के स्तर के अनुसार जो है कि उसी कक्षा में वो पुनः एडमिशन ले सकता है। उस पर किसी भी प्रकार का विद्यालय रोक नहीं लगाएगा।
इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बच्चों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार होगा। अर्थात यदि एक बच्चा किसी विद्यालय में पढ़ रहा है और उसके बाद उसको दूसरे विद्यालय में पढ़ने का मन कर रहा है तो वो दूसरे विद्यालय में जो है कि पढ़ने के लिए जा सकता है और प्रधानाध्यापक को तुरंत जो है कि तत्काल टीसी बनाकर उसको देना पड़ेगा। अगर प्रधानाध्यापक तत्काल उसको टीसी बनाकर नहीं देते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई किया जा सकता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। बच्चों को उनके माता पिता के विरुद्ध अलग नहीं किया जाएगा। अर्थात बच्चों को उनके माता पिता से अलग नहीं किया जा सकता है। यदि माता पिता बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो राष्ट्र उन्हें संरक्षण देगा। देखिए दोस्तों, बालकों के लिए कैसे कैसे अधिकार दिए गए हैं। यदि माता पिता बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं या उदंडता कर रहे हैं तो जो राष्ट्र होगा उस बच्चों को संरक्षण देगा। इसी क्रम में आइए देखते हैं राष्ट्र बाल नीति। राष्ट्रीय बाल नीति को भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 ईस्वी को पंजीकृत किया। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? बालकों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास हेतु सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण किया जाए। आइए जानते हैं। बालक के जन्म से पूर्व तथा उसके बाद की विकास की पर्याप्त सेवाएं जो है कि सरकार प्रदान करेगा। अर्थात हम देखते हैं कि गांव में बच्चा पैदा होने के पूर्व ही उनकी माँ के लिए जो है कि दवाइयाँ, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ सरकार उपलब्ध कराने लगती है। उसके बाद आइए जानते हैं। राज्य द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे का जोखिमपूर्ण उत्पादक कार्यों में लगाने की अनुमति नहीं होगी। अर्थात कोई भी बच्चा है वो 14 वर्ष से कम है तो उसको फैक्ट्री में या किसी भी कार्य में, ऐसा कार्य में नहीं आप लगा पाएंगे जो कि उसके लिए जोखिमपूर्ण हो। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आपसे जुड़े जितने भी सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु होंगे उनको आप ये वीडियो उनके सेंड कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।